हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीपी के बारे में और फीवर पे हम एक एनसीपी भी बनाएंगे। और सबसे पहले जिन्हें एनसीपी का मतलब नहीं पता है, जिनको एनसीपी की फुल फॉर्म नहीं पता है, तो उन्हें मैं बता दूं दैट एनसीपी स्टैंड्स फॉर नर्सिंग केयर प्लान। कि अब हम जैसे हम नर्सेज हैं तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को जो भी केयर देंगी, तो हम किसी भी पेशेंट को कोई भी केयर नहीं देते हैं, हम उस केयर को प्लान करके देते हैं। तो उस नर्सिंग केयर प्लान को हमें प्लान करना पड़ता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आगे फीवर पे एनसीपी भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर्सिंग प्रोसेस। अब जो नर्सिंग प्रोसेस है, अगर हमें नर्सिंग प्रोसेस पता है उसके बाद ही हम एनसीपी को बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि नर्सिंग प्रोसेस में जो जो स्टेप्स आते हैं नर्सिंग प्रोसेस के, वो सारे हमें पता होना चाहिए और वही स्टेप्स आगे जाके एनसीपी में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले एनसीपी में नर्सिंग प्रोसेस की डेफिनेशन, ठीक है। सबसे पहले दैट अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन, जो अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन है उसने जो डेफिनेशन दी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग नर्सिंग प्रोसेस क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच प्रोफेशनल नर्स यूज टू अप्लाई द बेस्ट अवेलेबल केयर। इसमें क्या है कि नर्सिंग प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो हम प्रोफेशनल नर्स होती है, हम क्या करती हैं, बेस्ट जो अवेलेबल केयर है, जो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास जो भी अवेलेबिलिटी है ना, जो भी रिसोर्सेज हैं, हमें अपनी बेस्ट अवेलेबल केयर देनी है अपने पेशेंट को एंड प्रमोटिंग ह्यूमन फंक्शंस। अब क्या होता है, जब कोई ह्यूमन क्या है, कोई भी पेशेंट बीमार है ना, अब पेशेंट को बीमार ही तो होगा वो, है ना, उसको कोई प्रॉब्लम होगी, तो उसके जो ह्यूमन के फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे, अब नॉर्मल होंगे, है ना। तो हम उन फंक्शंस को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं ताकि वो क्या कर सके, ठीक हो सके। एंड रिस्पॉन्सेज टू हेल्थ इलनेस, अब हमारा मेन काम क्या होगा कि हम क्या करें, बेस्ट अवेलेबल केयर दें हमारे पेशेंट को, और उसके बाद उस पेशेंट की हम हेल्थ को, है ना, ह्यूमन के फंक्शंस को क्या करें, प्रमोट करें। और उसके बाद उनके रिस्पॉन्सेज जो हैं हेल्थ और इलनेस के टूवर्ड्स, उसको भी प्रमोट करें, है ना। हम क्या करेंगे, पेशेंट की हेल्थ को भी प्रमोट करेंगे और इलनेस को प्रिवेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है। और ये डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग थी, अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ेंगे दैट नर्सिंग प्रोसेस इज अ सिस्टमिक मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग केयर टू क्लाइंट्स। अब जो भी हम केयर हमारे क्लाइंट को प्रोवाइड करा रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, नर्सिंग प्रोसेस, बट ये एक सिस्टमिक मेथड है, ठीक है। हमें एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई भी केयर हम किसी भी पेशेंट को नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं, हमें सिस्टम्स के जो भी रूल्स होंगे उन्हें फॉलो करना होगा, ठीक है। ये क्या है, नर्सिंग प्रोसेस एक सिस्टमिक मेथड है। नेक्स्ट है दैट द नर्सिंग प्रोसेस इज़ अ सिस्टमिक मेथड ऑफ प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर। अब क्या है, हम अब किसी भी पेशेंट, अब मान लीजिए कि एक वार्ड में 4 पेशेंट है, तो हम चारों पेशेंट को सेम केयर नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं। भले ही उनकी जो डिजीज़ है वो सेम है, बट हम उनको सेम केयर नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं क्योंकि उनकी कंप्लेंट्स अलग अलग होंगी और उनको हमें उनकी कंप्लेंट्स के अकॉर्डिंग उन्हें केयर प्रोवाइड करानी होगी। तो नर्सिंग प्रोसेस एक सिस्टमिक मेथड है ताकि हम क्या करें, उनको प्लानिंग भी करें, उनकी जो हमें इंडिविजुअलाइज केयर देनी है, मतलब अकेले अकेले सारे पेशेंट को हमें क्या करना है, अलग अलग पेशेंट्स को अलग अलग केयर देनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द पर्पसेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है। अब नर्सिंग प्रोसेस के क्या पर्पस हैं, क्यों देते हैं हम नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है, मतलब क्यों हम नर्सिंग प्रोसेस की क्या मतलब पर्पस है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे पहला पॉइंट दैट इट प्रोवाइड्स एन ऑर्डरली एंड सिस्टमिक मेथड फॉर प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग केयर। अब अगर नर्सिंग प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे तो ये हमें एक ऑर्डरली, ऑर्डर वाइज और सिस्टमिक मेथड प्रोवाइड कराएगी ताकि हम प्लान कर सकें पेशेंट को हम जो केयर हमें देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है इट इन्हेंसेस नर्सिंग एफिशिएंसी बाय स्टैंडर्डाइजिंग नर्सिंग प्रैक्टिसेस। अब इसमें क्या होता है कि ये हमारी जो एफिशिएंसी है उसको इन्हेंस कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसमें स्टैंडर्डाइज्ड जो नर्सिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स डॉक्यूमेंटेशन ऑफ केयर। इसमें क्या कर रहे हैं, हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे, हमें सारे रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, फोर्थ पॉइंट, दैट इट प्रोवाइड्स अ यूनिटी ऑफ लैंग्वेज फॉर द नर्सिंग प्रोफेशन। अब क्या कर रहा है, नर्सिंग प्रोसेस में क्या कर रहा है, यूनिटी प्रोवाइड करा रहा है ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट है नर्सिंग प्रोसेस इज़ इकोनॉमिकल।
अब जो नर्सिंग प्रोसेस है क्या इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल मतलब कॉस्ट इफ़ेक्टिव। अब जब हम कोई भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो हम उसके बदले पे करते हैं। तो इकोनॉमिकल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम अमाउंट पे कर रहे हैं उसमें हमें इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो नर्सिंग प्रोसेस क्या है, इकोनॉमिकल है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, कि हम जितना पे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें वापस ट्रीटमेंट भी मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इंक्रीजेज द क्वालिटी, केयर क्वालिटी। अब नर्सिंग प्रोसेस क्या कर रही है, केयर की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर रही है थ्रू द यूज़ ऑफ डेलिबरेट एक्शन। अब हमने क्या बोला, दैट नर्सिंग केयर क्या है, क्वालिटी को इंक्रीज़ कर रही है थ्रू द यूज़ ऑफ डेलिबरेट एक्शन। डेलिबरेट एक्शन मतलब दैट डन केयरफुली विदाउट हरिंग। नर्सिंग प्रोसेस में क्या है, हम धीरे धीरे सारी चीज़ें करते हैं, ये नहीं कि हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हम केयर की क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, हमने क्या बोला, दैट देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। जो पहला कंपोनेंट है नर्सिंग प्रोसेस का, दैट इज़ असेसमेंट। सबसे पहला क्या है, असेसमेंट। सबसे पहले जब हम किसी भी पेशेंट को, अब वो पेशेंट अपनी कंप्लेंट्स लेके आएगा तो हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे पेशेंट का। नेक्स्ट होगा नर्सिंग डायग्नोसिस। अब हम जो पेशेंट की असेसमेंट के बाद जो भी हमें डाटा मिलेगा वो डाटा सब्जेक्टिव डाटा होगा और ऑब्जेक्टिव डाटा होगा। सब्जेक्टिव डाटा वो होगा जो पेशेंट हमें दे रहा है अपने वर्बलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होगा, जो हम ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे जो सेकंड कंपोनेंट है नर्सिंग प्रोसेस का, दैट इज़ नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या होगा कि हम जो भी असेसमेंट में हमने डाटा कलेक्ट करा वो देखेंगे अब कि वो किन चीज़ों का सिम्टम है, किस बीमारी का सिम्टम है। ठीक है, थर्ड वन इज़ प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होगा कि हमें क्या ट्रीटमेंट देना है पेशेंट को, वो प्लान करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन। जो फोर्थ वन है दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा कि अब हमने जो प्लान कर दिया है वो अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, एंड जो लास्ट वन है फिफ्थ वन, दैट इज़ इवेलुएशन। ठीक है, इवेलुएट मतलब कि अब हमने सबसे पहले क्या करा, डाटा कलेक्ट करा। डाटा कलेक्ट करने के बाद हमने क्या करा, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया। उसके बाद हमने प्लानिंग करी कि अब हमें पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना है। नेक्स्ट हमने करा इम्प्लीमेंट। जो हमने प्लान करा अब हमने उस प्लान पे काम करना शुरू कर दिया। लास्ट में इवैल्यूएशन होगा। इवैल्यूएशन में क्या होगा कि हम अब देखेंगे कि उसका क्या रिज़ल्ट आया है, जो हमने प्लान करा था उसका क्या रिज़ल्ट आया है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनसीपी ऑन फीवर। ठीक है, अब जो फीवर है इसको हम क्या बोलते हैं, फीवर में क्या होता है मेनली। अब अगर हम डॉक्टर नहीं है तो हम कैसे पता करेंगे कि हमें फ़ीवर है, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो जब हमारी बॉडी के टेम्परेचर जो होता है वो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है ना, तब हम क्या बोलते हैं कि हमें फ़ीवर हो गया है। तो फीवर को हम मेडिकल टर्म्स में हाइपरथर्मिया बोलते हैं। दैट द इंक्रीज़ इन टेम्परेचर इज़ कॉल्ड हाइपरथर्मिया। फीवर को नहीं, बट हम बोल सकते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उस टर्मिनोलॉजी को हम हाइपरथर्मिया बोलते हैं, और जब टेम्परेचर कम होगा तो वो होगा हाइपोथर्मिया। ठीक है, तो हाइपरथर्मिया पे हम एक एनसीपी बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, एनसीपी की हमने 5 प्रोसेसेस पढ़ी थी, है ना। नर्सिंग के 5 कंपोनेंट्स पढ़े थे नर्सिंग प्रोसेस के। पहला क्या था, असेसमेंट। ठीक है, दूसरा था डायग्नोसिस, तीसरा था प्लानिंग, फिर था इम्प्लीमेंटेशन, और लास्ट क्या था, इवैल्यूएशन। तो असेसमेंट में क्या होता है, हम 2 टाइप के डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, असेसमेंट में हम क्या करते हैं, 2 टाइप्स के डाटा कलेक्ट करते हैं। पहला है सब्जेक्टिव डाटा, और जो दूसरा टाइप का डाटा है दैट इज़ ऑब्जेक्टिव डाटा। ठीक है, तो असेसमेंट में हम क्या करते हैं, 2 टाइप्स के डाटा कलेक्ट करते हैं, सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। अब सब्जेक्टिव डाटा क्या हुआ, जो पेशेंट खुद बोल रहा है ना, अपने वर्बलाइजेशन के थ्रू दे रहा है। तो पहला क्या है सब्जेक्टिव डाटा में, पेशेंट सेज दैट ही और शी इज़ फीलिंग हॉट और वार्म। अब पेशेंट को क्या लग रहा है, वो खुद फील कैसे कर रहा है, मतलब जब अगर हम बीमार है तो हम डॉक्टर को क्या बोलेंगे कि बॉडी गर्म है ना, तो वैसे ही पेशेंट को गर्म फील हो रहा है। एंड पेशेंट टोल्ड ऑफ चिल्स एंड कोल्ड, फीलिंग कोल्ड। अब पेशेंट को क्या हो रहा है, बॉडी तो भले ही गर्म है बट उसको ठंडा भी लग रहा है और ठंड भी फील हो रही है। ठीक है, सब्जेक्टिव डाटा में हमने 2 लिख दिए, दैट पेशेंट को क्या हो रहा है, गर्म फील हो रही है बॉडी, और दूसरा ठंडा भी लग रहा है। ठीक है,
अब नेक्स्ट जो हम ऑब्जेक्टिव डाटा है, ऑब्जेक्टिव डाटा पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा, पहले पेशेंट, पीटी स्टैंड्स फॉर पेशेंट, ठीक है। पेशेंट फेस इज डल, पेशेंट का जो फेस है वो डल हो रखा है, एंड पेशेंट इज़ रेस्टलेस। अब अगर कोई पेशेंट है, उसको फीवर है, अगर नॉर्मली हमें भी फीवर है तो हम स्माइल करके तो डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं, ऑफकोर्स हमारा पेशेंट फेस भी थोड़ा डल होगा, है ना, रेड होगा। तो वही पेशेंट का फेस क्या है, डल है। इसमें वैसे लिख सकते हैं कि हल्का रेड है फेस, है ना। उसके बाद पेशेंट रेस्टलेसनेस है, पेशेंट को मतलब थकान सी है, मतलब आराम नहीं है, ठीक है, पेशेंट को। उसके बाद टेम्परेचर जो रीडिंग होगी, जो पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर होगा, उसकी जो पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो हम किससे लेते हैं, पेशेंट का टेम्परेचर थर्मामीटर से, और हमने ओरली लिया तो टेम्परेचर की जो रीडिंग आई है दैट इज़ 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका टेम्परेचर आया है। और हमने टेम्परेचर लिया थर्मामीटर से, किस लिए ये भी मेंशन करना है और कहाँ से लिया है, ओरली लिया है, ठीक है। हमें ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। तो ऑब्जेक्टिव डाटा में हमने नेक्स्ट क्या लिखा कि जो टेम्परेचर की रीडिंग आई है हमने थर्मामीटर से लिया, और कितनी रीडिंग आई है और कहाँ से लिया है ये भी मेंशन करना है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव डाटा हुआ। और पेशेंट इज़ वार्म टू टच, हम पेशेंट को टच करेंगे, है ना, तब हम फोरहेड टच करें या उनका हाथ टच करें, तो वो क्या है, हमें पता चल जाएगा टच करने से कि पेशेंट क्या है, वार्म है। एंड पेशेंट इज़ शिवरिंग, अब पेशेंट ने ये भी कंप्लेन करी थी दैट उन्हें ठंडा लग रहा है ना, कि कोल्ड फील हो रहा है, चिल फील हो रहा है। तो पेशेंट को अब ठंडा लगता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी शिवर करती है, कांपती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्टिव डाटा हो गया, ठीक है। अब डायग्नोसिस की बारी, असेसमेंट हो गया। असेसमेंट में हमने क्या करा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करा। नेक्स्ट वी आर हैविंग डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस में क्या होगा, हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। हाइपरथर्मिया मतलब बॉडी का टेम्परेचर क्या था, बढ़ा हुआ था, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट था, एज एविडेंस बाय थर्मामीटर। अब हमें ये भी लिखना है कि हमें कैसे पता चला कि हमारा जो पेशेंट है उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो हमने किससे एविडेंस लिया, फ्रॉम थर्मामीटर से एविडेंस लिया कि पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर क्या है, बढ़ा हुआ है, एंड पेशेंट की जो बॉडी है इट इज़ वार्म टू टच, और हमने पेशेंट को टच भी करा तो उनकी बॉडी वार्म थी, ठीक है। डायग्नोसिस में हम लिखेंगे इतना ही, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसका प्लानिंग, ठीक है। अब हम क्या प्लान करेंगे, सबसे पहले अगर हमें एनसीपी बनानी नहीं आती है तो ये चीज़ हम सब में लिखेंगे प्लानिंग में, ठीक है। पहला होगा टू चेक द वाइटल्स, वाइटल्स हमें सारे पेशेंट के चेक करना है, चाहे वो पेशेंट फ्रैक्चर का हो, चाहे उसको पेशेंट को फीवर है, चाहे डायरिया है, चाहे टाइफाइड, कुछ भी है, हमें सब में लिखना है दैट टू चेक द वाइटल्स, ठीक है। सबसे पहली प्लानिंग क्या होगी, वाइटल्स को चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट होगा टू प्रोवाइड टिपेट स्पंज बाथ फॉर 20 to 30 मिनट्स। अब हमें पेशेंट को क्या करनी है, टिपेट स्पंज प्रोवाइड कराना है। टिपेट स्पंजिंग क्या होती है, जो हम जैसे फीवर आता है तो हम गीले कपड़े में क्या करते हैं, ठंडे पानी में मतलब गीला कपड़ा करते हैं, हैंकी करते हैं, और उसे हम पेशेंट के सर पे रखते हैं ना, या अपने घर पे भी होम रेमेडी भी बोल सकते हैं, हमसे होम रेमेडी होती है कॉमनली। तो टिपेट स्पंजिंग कर सकते हैं हम, ताकि क्या हो, पेशेंट का जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया उसको हम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तक ला सकें, ठीक है। तो हमें टिपेट स्पंजिंग करनी है, कितने देर तक के लिए, 20 to 30 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हम प्लानिंग करेंगे दैट टू प्रोवाइड एंटीपायरेटिक मेडिकेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन। अब जो एंटीपायरेटिक जो हमारी मेडिकेशंस हैं, ठीक है, एंटीपायरेटिक मतलब जो फीवर को रिड्यूस कर सके, ठीक है। तो हमें प्रोवाइड करानी है एंटीपायरेटिक मेडिसिन्स जो फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब करी है, ठीक है। ये पॉइंट भी हम सारे उसमें लिख सकते हैं, पर पायरेटिक नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे टू प्रोवाइड द मेडिकेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन। ये जितनी भी हम एनसीपी होगी, क्योंकि हर पेशेंट को कोई ना कोई मेडिसिन तो लगेंगी, तो हम उसमें लिख देंगे कि टू प्रोवाइड द प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे टू प्रोवाइड न्यूट्रिटिव फूड। ये हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पेशेंट को ऑफकोर्स अब वो फीवर है, उसे है ना रेस्टलेसनेस है, ऑफकोर्स होता है कि फीवर में क्या करता है, मन नहीं करता खाने का, तो हमें न्यूट्रिटिव फूड भी देना है पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट है टू एनकरेज इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। फीवर में जनरली होता क्या है कि हम खाना अवॉइड करते हैं, खाना पीना अवॉइड करते हैं, तो हमें क्या करना है, फ्लूइड इनटेक को इंक्रीज़ करना है, ठीक है, ताकि पेशेंट को डिहाइड्रेशन ना हो। डिहाइड्रेशन को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है, फ्लूइड इनटेक को इंक्रीज़ करना है, ठीक है।
इसके अलावा हम लिख सकते हैं कि टू एजुकेट करना है हमें क्या, पेशेंट को, पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं, है ना, इन सबको भी। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि जो हमने प्लान कर चुका है अब हमें इस पर काम करना है, ठीक है। तो चेक द वाइटल्स था, अब हमने वाइटल्स चेक कर लिए, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चेक द वाइटल्स। जो भी हमने यहाँ करना था उसमें हमें जैसे चेक करना था वाइटल, तो चेक द वाइटल्स। इसको हम थोड़ा और बढ़ाने के लिए आ सकते हैं कि TPR, है ना, टेम्परेचर कितना आया वो भी लिख देंगे चेक वाइटल्स में, पल्स कितनी थी वो भी लिख देंगे, और क्या कहते हैं जो उसको BP था, है ना, पेशेंट का, वो भी लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि हमें टिपिट स्पंजिंग प्रोवाइड करानी थी, है ना, प्लानिंग में, तो हमने टिपिट स्पंजिंग प्रोवाइड करा दी, तो प्रोवाइड टिपिट स्पंज बार, ठीक है। नेक्स्ट हमें था जो हमारी प्लानिंग थी डैट टू प्रोवाइड एंटीपायरेटिक मेडिसिन, है ना, तो हमने एंटीपायरेटिक मेडिकेशंस भी प्रोवाइड करा दी। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने क्या प्लान करा है कि न्यूट्रिटिव फूड प्रोवाइड कराना है, तो प्रोवाइडेड न्यूट्रिटिव फूड, और हमें इनक्रेज करनी थी, इंक्रीज़ करना था फ्लूइड इनटेक को, तो हमने फ्लूइड इनटेक भी इंक्रीज़ कर दिया है। अब लास्ट हमने इम्प्लीमेंट भी कर दिया, अब हम क्या करेंगे, लास्ट में इवेलुएट करेंगे। अब हम रिज़ल्ट की ओर देखेंगे। हमने क्या करा, वाइटल्स चेक करे, अब क्या हो गया, फीवर जो हो गया, अब हमने क्या किया था, पेशेंट को टिपिट स्पंजिंग दी थी ना, तो उससे क्या हो गया कि उसके वाइटल्स जो होंगे बड़े होंगे। जब फीवर होता है तो मेनली जो हमारी पल्स होती है, पल्स को हम हार्ट रेट भी बोलते हैं, ठीक है, तो जो पल्स होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इवेलुएशन में क्या होगा, जो वाइटल्स जो पहले फीवर के टाइम पे क्या थे, थोड़े अब नॉर्मल थे, है ना, नॉर्मल से या तो कम ज़्यादा होंगे, तो वाइटल्स जो होंगे वो नॉर्मल हो जाएंगे। दूसरा होगा बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाएगा। तीसरा जो था लास्ट इवेलुएशन क्या होगा, फीवर भी रिड्यूस हो जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।